नमस्कार। जो विद्यार्थी वर्ष 2021 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देंगे, जो अभी से तैयारी करना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उनके लिए मैं विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक ये मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो तैयार किया है मैंने इसी पाठ के लिए। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के 5 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला है जैव शक्ति सिद्धांत, दूसरा है कार्बन परमाणु की विशेषताएं, तीसरा है श्रृंखलन, फिर चौथा है चतुः संयोजकता और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये 10वीं बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये बोर्ड परीक्षा में इस पाठ में से प्रश्न निश्चित आते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जैव शक्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1815 में दिया गया था। बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवधारी स्रोतों का मतलब होता है सजीवों से ही संभव है। मतलब कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं उनको केवल सजीवों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि कृत्रिम विधियों से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। ये बात बर्जीलियस ने बताई और उनके इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत नाम दिया गया। परंतु कुछ वर्षों के बाद एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था वोलर। वोलर ने सन 1828 में अकार्बनिक पदार्थों को गर्म करके प्रयोगशाला में सर्वप्रथम एक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया जिसका नाम था यूरिया। तो वोलर ने सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थों से प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कर लिया। वोलर की इस सफलता के पश्चात बर्जीलियस का ये जो जैव शक्ति सिद्धांत था वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया, क्योंकि बर्जीलियस ने तो कहा था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल और केवल सजीवों से ही संभव है, जबकि वोलर ने अकार्बनिक पदार्थों से एक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कर लिया। तो बर्जीलियस का ये जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से उसका खंडन हो गया, वो गलत साबित हो गया। और वोलर के इस प्रयोग के पश्चात प्रयोगशालाओं में कार्बनिक यौगिकों को बनाने के प्रयत्न शुरू हो गए। इस प्रकार ये था जैव शक्ति सिद्धांत और वोलर के द्वारा इस सिद्धांत का खंडन। अगला टॉपिक है कार्बन परमाणु की विशेषताएं। उसमें सबसे पहले है कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आवर्त सारणी में सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है। तो कार्बन का भी एक अपना स्थान है आवर्त सारणी में। तो कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 6। अगली विशेषता है प्रतीक चिन्ह। जैसा कि कार्बन का अंग्रेजी नाम जो है, उस अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर सी से इसका प्रतीक चिन्ह लिया गया है सी। अगली विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, किस प्रकार उसकी व्यवस्था होगी, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हर परमाणु का अपना एक अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हम यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो कार्बन परमाणु में हम जानते हैं कि उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। और इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार भरेंगे? तो सबसे पहला जो कोश होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन
आएंगे, क्योंकि पहले कोष में हमेशा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भरा जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में गए, उसके पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरेंगे? तो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे कोष में जाएंगे, क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो दूसरे कोष के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस प्रकार पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अगला है महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है संयोजकता। संयोजकता का अगर हम समझे, संयोजकता का सीधा सा अगर मतलब हमें समझना हो तो संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के द्वारा बंध बनाने की क्षमता, मतलब कोई भी परमाणु कितने बंध बना सकता है, वो जो क्षमता होती है उसकी, उसको हम कहेंगे संयोजकता। या फिर एक उसकी दूसरी परिभाषा है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस हिसाब से उसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट है अगला बंध कोण। बंध कोण को समझने के लिए यहाँ पर इस नीचे जो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति बनाई गई है वहाँ पर देखिए ज़रा। ये कार्बन परमाणु है, बीच में कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। ये सभी बंध बने हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन, ये जो कार्बन है उसके जो 2 निकटवर्ती बंध हैं, ये जो 2 निकटवर्ती बंध हैं, उन बंधों के बीच में बने हुए कोण को हम क्या कहेंगे? बंध कोण कहते हैं। ये जो 2 निकटवर्ती बंध हैं, इन बंधों के बीच में ये जो कोण बना हुआ है उस कोण को हम कहेंगे बंध कोण। और कार्बन परमाणु में ये जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अगला है ज्यामिति। कार्बन परमाणु में जो उसकी ज्यामिति होती है वो होती है समचतुष्फलकीय ज्यामिति। समचतुष्फलकीय ज्यामिति क्या होती है? देखिए ज़रा, जब 4 समान त्रिभुजाकार फलकों से बनी आकृति, ये 4 समान त्रिभुजाकार, ये दोनों बंधों को इस प्रकार हम जोड़ दें, एक त्रिभुज बन गया ये अंदर, एक यहाँ पर जोड़ दें इनको तो ये त्रिभुज बन गया, यहाँ को आप यहाँ पर जोड़ दें हम इसको, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन गया, ये यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन गया। तो 4 समान 1 2 3 4, ये 4 समान त्रिभुजाकार फलकों से जो आकृति बनी है उस आकृति को हम क्या कहेंगे? समचतुष्फलक। तो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है? समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। तो ये हो गया कार्बन परमाणु की विशेषताएं। अगला टॉपिक है श्रृंखलन। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि वह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन के इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, मतलब कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है। तो इस कारण से कार्बन परमाणु में एक संयोजी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस कारण वह अन्य परमाणुओं से या अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। और कार्बन परमाणु के इसी गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे यहाँ पर एक अशाखित श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें कार्बन, ये कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, फिर ये आगे और अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार एक पूरी लंबी श्रृंखला बन रही है। यहाँ पर ये एक सीधी श्रृंखला है
अशाखित, किसी प्रकार की इसमें कोई शाखा नहीं है, ये कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहेंगे अशाखित श्रृंखला। दूसरे प्रकार की जो श्रृंखला है वो है शाखित। शाखित में क्या होता है, एक सीधी लंबी श्रृंखला होती है और इस श्रृंखला से एक और इसकी एक ब्रांच या एक शाखा कह सकते हैं, जिसको हम जैसे पेड़ से उसकी शाखाएं जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार यहाँ पर एक और इसकी कार्बन की शाखा जुड़ी हुई है। इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहेंगे शाखित श्रृंखला। एक और होता है जिसको हम कहेंगे चक्रीय या बंद श्रृंखला। चक्रीय या बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला में क्या होता है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद वलय संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये चारों कार्बन जुड़कर एक बंद श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम बंद या चक्रीय श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ कार्बन का श्रृंखलन गुण। अगला है चतुसंयोजकता। हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन परमाणु अपनी इन चारों संयोजकताओं को किस प्रकार संतुष्ट कर सकता है, तो देखते हैं हम सबसे पहले कि कार्बन परमाणु या तो 4 एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करे। इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है मीथेन का। मीथेन का सूत्र है CH4 और यहाँ पर इसका संरचना सूत्र भी बनाया हुआ है C कार्बन, जो 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। सहसंयोजक बंध का अर्थ होता है कि वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। इस प्रकार के बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। दूसरा है कि कार्बन 2 द्विबंध के द्वारा अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करे। तो उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जिसमें कार्बन द्विबंध के द्वारा 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। तीसरा है एक त्रिबंध व एकल बंध के द्वारा कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करें। उसका यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है एथाइन का। ये एथाइन का यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, जिसमें कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु है, वो इस कार्बन परमाणु के साथ ये 3 बंध बना रहा है और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ एक एकल बंध बना रहा है। मतलब कार्बन परमाणु एक त्रिबंध व एक एकल बंध के द्वारा अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है और एक यौगिक बना रहा है, कार्बनिक यौगिक, जिसका नाम है एथाइन। अगला है कि कार्बन जो है वो 2 एकल बंध व एक द्विबंध के द्वारा किसी अन्य परमाणु से जुड़कर कोई यौगिक बनाए और अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करें। तो उसका यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है एथिन का, कि एथिन जो है उसमें 2 एकल बंध व एक द्विबंध होता है। ये रहा एथिन। एथिन का सूत्र होता है, ये सूत्र है इसका, जिसमें ये कार्बन है वो 2 बंध बना के एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और 2 एकल बंध के द्वारा ये हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। इसे चतुसंयोजकता कहते हैं। ये अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मुख्यतया
दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, इन्हें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और इनका एक दूसरा नाम होता है एलिफेटिक यौगिक। विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो कार्बन श्रृंखला होती है वो पूरी तरह से खुली होती है। जैसे ये कार्बन जो परमाणु हैं वो खुली श्रृंखला में होते हैं। इस प्रकार या तो सीधी श्रृंखला होगी, ठीक है, और अगर शाखित भी होगी तो वो खुली होगी, बंद या वलय संरचना नहीं होगी। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक यौगिक। ये जो विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं देखते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कोई कार्बन परमाणु है, ये वो अगर किसी, जैसे यहाँ पर कोई कार्बन परमाणु है, वो किसी अन्य परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो एकल बंध से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके उदाहरण हैं मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन। ऐसे अलग बहुत सारे इसके कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके ये जो नाम है IUPAC नाम है इनके, इनको हम आगे जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर हमको इतना ही ध्यान रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। दूसरा जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। कोई कार्बन परमाणु है, वो अगर किसी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहते हैं। इसके जैसे एथीन और प्रोपिन, ठीक है। दूसरा है एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध होंगे, ठीक है, त्रिबंध होगा इसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्काइन। इसका उदाहरण है प्रोपाइन, एसिटिलीन, ठीक है। फिर है, ये हो गया विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन में दो बंध होते हैं और एल्कीन में दो बंध होते हैं, और एल्काइन में तीन बंध होते हैं। ये हमने पढ़ा विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। अगला है संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। संवृत श्रृंखला में क्या होगा कि जो कार्बन परमाणु होंगे वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक बंध वलय संरचना का निर्माण करेंगे, एक बंध वलय संरचना बनाएंगे। इस प्रकार की ये जो बनी हुई श्रृंखला है बंध वलय संरचना। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को हम संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक हम कहेंगे इनको, ठीक है। ये भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या यौगिक, ठीक है।
ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक हैं इनको भी हम एलिफेटिक कह सकते हैं। एलिफेटिक का अर्थ क्या होता है, सीधा सा मतलब होता है इसका कि जो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ, ठीक है, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। मतलब किसी भी वस्तु को, जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो काला धुआं निकलता है जैसे, तो यहाँ पर जो काला धुआं जो निकलता है वो यहाँ पर नहीं निकलेगा, बिना धुएं के सिर्फ ज्वाला ही निकलेगी। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। उसका यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में क्या है, देखो ये कार्बन परमाणु है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और फिर 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और एक बंद वलय संरचना बना रहा है। इस प्रकार की बंद वलय संरचना बनाई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसा भी इसका हम इसकी सूत्र बना सकते हैं इसका, इस प्रकार बंद वलय संरचना, इस प्रकार भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो इसके कोने हैं ये यहाँ पर कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो कोने हैं यहाँ पर कार्बन जुड़े हुए हैं और ये अन्य 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं सभी कार्बन। अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं और ये अन्य एरोमेटिक गुण भी दर्शाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ये बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। इस प्रकार ये एकल बंध द्विबंध के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, फिर एकल बंध के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु से, फिर द्विबंध के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु से, फिर एकल बंध से अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर द्विबंध के द्वारा, ये देखिए ये 6 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर ये सभी कार्बन परमाणु एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अपनी चारों संयोजकताओं को पूरा करने के लिए एक एक अन्य हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं और एक बंद वलय संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये द्विबंध है, यहाँ पर द्विबंध है और एक यहाँ पर द्विबंध है, और ये जो कोने हैं वहाँ पर सभी क्या हैं, कार्बन परमाणु है ये, ठीक है, और उनसे एक एक हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ है। ये हो गया हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद हम और इस पार्ट का जो आगे का टॉपिक है आगे के, वो भी हम बहुत जल्द इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को देखने के लिए।